हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती मौर्य, स्पेशल एजुकेटर। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों जैसा कि हम पेपर 7 पर बात कर रहे हैं, यूनिट 3 स्टार्ट हो चुका है और हम कर रहे थे आइडियलिज्म यानी कि आदर्शवाद। तो अब तक हमने आदर्शवाद का अर्थ, परिचय और परिभाषा कर चुके हैं दोस्तों। और आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा रहेगा एम्स ऑफ आइडियलिज्म, यानी कि आदर्शवाद के उद्देश्य क्या है, आदर्शवाद का शिक्षा में क्या उद्देश्य है, क्या स्थान है, और आदर्शवाद में शिक्षा क्या है या शिक्षा में आदर्शवाद क्या कहता है, शिक्षा में आदर्शवाद के कौन कौन से निम्नलिखित उद्देश्य हैं दोस्तों। तो उन कुछ निम्नलिखित उद्देश्यों पर आज हम बात करेंगे, आदर्शवाद के उद्देश्यों पर दोस्तों। तो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नेक्स्ट क्लास आने वाली आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं आदर्शवाद के उद्देश्य दोस्तों। आदर्शवाद की दोस्तों निम्नलिखित उद्देश्य हैं आदर्शवाद में, यानी कि शिक्षा में जो आदर्शवाद उसने क्या कहा है कि आदर्शवाद क्या है, आध्यात्मिक मूल्य पक्ष, आध्यात्मिक मूल्य को मानता है, यानी कि आध्यात्मिक मूल्यों पर बल देता है। जिसने आध्यात्मिक मूल्यों पे अपने 3 तथ्य बताए हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, जिसमें उसने कहा है सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है और सुंदर ही क्या है, सुंदरम, यानी कि पूरा ब्रह्मांड है जिसने रचाया है। तो आदर्शवाद आध्यात्मिक मूल्यों के पक्षों पर बल देता है। तो उसके जो निम्नलिखित उद्देश्य हैं, जो छात्र में कह रही है कि शिक्षा में आदर्शवाद, यानी कि जो छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहा है उसमें आदर्शवाद का क्या कार्य और उसके क्या उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों पर बात करेंगे कि आदर्शवाद शिक्षा में क्या उद्देश्य रखता है, बच्चे के अंदर कौन कौन सी कुशलताओं को विकसित करता है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आदर्शवाद के उद्देश्य। आदर्शवाद के दोस्तों ये कुछ निम्नलिखित उद्देश्य दिए हुए हैं, जैसे कि आत्मानुभूति का विकास, आध्यात्मिक मूल्यों का विकास, बालक के व्यक्तित्व का उन्नयन करना, अनेकता में एकता के दर्शन, सभ्यता एवं संस्कृति का विकास, वस्तु की अपेक्षा विचारों को महत्व, फिर कह रहे हैं जड़ प्रकृति की अपेक्षा मनुष्य को महत्व, यानी कि उन्होंने ये कुछ निम्नलिखित हमें बताए हैं उद्देश्य हैं जो आदर्शवाद के कुछ बालक के अंदर, यानी कि एक छात्र के अंदर कुछ उद्देश्य, योग्यताएं, कौशल विकसित करते हैं। ये कुछ निम्नलिखित उद्देश्य है। जैसे सबसे पहला बताया है दोस्तों आत्मानुभूति का विकास। अब आत्मानुभूति का विकास क्या है दोस्तों, छात्र के अंदर आदर्शवाद का उद्देश्य है कि छात्र के अंदर ऐसा योग्यता विकसित करना है, हमें इस योग्य बनाना है बच्चे को कि वह अपने जीवन में वास्तविकता के आत्मानुभूति को जान सके, उसकी अनुभूति कर सके और वास्तविकता को जान सके, यानी कि वास्तविक स्वरूप को जान सके। इस योग्य बनाना है, इस समर्थ बनाना है बच्चे को, आदर्शवाद का उद्देश्य है। कह रहे हैं आत्मानुभूति का विकास कैसे करेंगे दोस्तों, वो कह रहे हैं हमें आदर्शवाद की शिक्षा से, आदर्शवाद से हमें इतना विकसित करना है, उसे इतना योग्य बनाना है या इतना सक्षम बनाना है कि वह अपने जीवन में वास्तविक स्वरूप को जान सके और उसकी आत्मानुभूति कर सके दोस्तों। तो आत्मानुभूति के 4 प्रकार है, कौन कौन से हैं दोस्तों, जैसे नंबर 1 है शारीरिक, दूसरा है दोस्तों सामाजिक, तीसरा है दोस्तों बौद्धिक, चौथा है दोस्तों आध्यात्मिक। यानी कि आत्मानुभूति के 4 प्रकार है, कौन कौन से, शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक। दोस्तों अब वह वास्तविक स्वरूप की आत्मानुभूति कैसे करेगा बच्चा, इतना विकसित होगा, यानी कि शारीरिक रूप से वह स्वस्थ होगा, स्वस्थ विचार, सामाजिक रूप से नैतिक गुण और चरित्र का निर्माण होगा उसके अंदर, बौद्धिक रूप से यानी कि मानसिक क्रियाओं से स्वच्छ विचार लाएगा, सकारात्मक सोच होगी और अपने विचारों का प्रदर्शन करेगा। और फिर कह रहे हैं आध्यात्मिक, जिससे क्या होगा, हमारे आध्यात्मिक मूल्यों के पक्षों को बढ़ावा मिलेगा और सत्यम शिवम सुंदरम की रचना कर पाएगा दोस्तों। इसलिए उन्होंने कहा है कि आदर्शवाद का उद्देश्य है आत्मानुभूति का विकास करना, छात्र के अंदर अनुभूति का विकास करना, जिसमें आत्मानुभूति के 4 प्रकार है, शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक दोस्तों। नेक्स्ट उन्होंने कहा है दोस्तों आध्यात्मिक मूल्यों का विकास, यानी कि जैसे कि हम जानते हैं आदर्शवाद जो है वह आध्यात्मिक मूल्यों
के पक्षों पर बल देता है, आध्यात्मिकता को मानता है यानी कि ईश्वर को मानता है, आत्माओं को मानता है, मनुष्य के विचारों पर निर्भर है यानी कि उसने किसी को सर्वोपरि नहीं माना है, किसी को महत्वपूर्ण नहीं माना है, उसने केवल माना है आध्यात्मिकता को यानी कि आध्यात्मिकता के मूल्यों को, अध्यात्म को यानी कि हम कह सकते हैं सत्यम शिवम सुंदरम को महत्वपूर्ण माना है। तो उसने कहा है दोस्तों कि भौतिकवाद की अपेक्षा, उसने क्या कहा है, भौतिकवाद की अपेक्षा आध्यात्मिक मूल्य को सर्वोपरि माना है यानी कि इसमें इन्होंने क्या कहा है, आध्यात्मिक मूल्यों का विकास में इन्होंने कहा है भौतिकवाद की अपेक्षा आध्यात्मिक मूल्य को सर्वोपरि माना है इन्होंने, इसलिए माना है यानी कि आदर्शवाद क्या है, आदर्शवाद ने आध्यात्मिक मूल्यों को सर्वोपरि माना है यानी कि छात्र में आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना है। क्यों करना है, ताकि आदर्शवाद क्या कर सके, आदर्शवाद छात्र के चरित्र निर्माण कर सके। और क्या है दोस्तों, आदर्शवाद के जो मूल तत्व, 3 तत्व है, सत्यम शिवम सुंदरम को, मूल्यों को मान सके यानी कि मूल्यों का विकास करे छात्र में, सत्यम शुभम शिवम सुंदरम, इनका विकास हो यानी कि उस आदर्शवाद कहता है बच्चे के अंदर एक उसका उद्देश्य है आध्यात्मिक मूल्यों का विकास हो, जिसमें आदर्शवाद के द्वारा बच्चे का चरित्र निर्माण हो, और चरित्र निर्माण से क्या हो दोस्तों, सत्यम शुभम सुंदरम का विकास हो दोस्तों। तो आदर्शवाद का एक ये उद्देश्य है जिसमें उन्होंने कहा है भौतिकवाद की अपेक्षा आध्यात्मिक मूल्य को सर्वोपरि माना है। नेक्स्ट है दोस्तों, बालक के व्यक्ति का उन्नयन करना। अब व्यक्तित्व का उन्नयन क्या करना, बालक के व्यक्तित्व का उन्नयन करना यानी कि बालक क्या है, अपने आदर्श जीवन में यानी कि अपने जीवन में हम कह सकते हैं एक लाइन में कि बालक ऐसा इतना विकसित हो जाए, उसका चरित्र निर्माण हो जाए, सत्यम शिवम सुंदरम का विकास यानी कि, और कह रहे हैं कि उसमें आत्म अनुभूति का विकास हो जाए, तब कह रहे हैं बालक के व्यक्ति का उन्नयन करना यानी कि बालक अपने जीवन में क्या करे, छात्र अपने जीवन में हम कह सकते हैं आदर्शवाद के द्वारा बालक अपने जीवन में सर्वांगीण विकास कर सके यानी कि आदर्शवाद का कहना है बालक के व्यक्तित्व का उन्नयन करना यानी कि बालक आदर्शवाद के द्वारा दोस्तों बालक में अपने जीवन के रंगीन व्यक्तित्व का विकास कर सके, और कह रहे हैं बच्चे में सर्वांगीण विकास हो। इसलिए आदर्शवाद ने कहा है दोस्तों बालक के व्यक्तित्व का उन्नयन करना यानी कि आदर्शवाद का उद्देश्य है कि बच्चा इतना सक्षम हो शिक्षा ग्रहण करके आदर्शवाद को अपनाकर, आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाकर, आध्यात्मिक तत्वों को अपनाकर, आध्यात्मिक, तो वो कह रहे हैं कि बालक आदर्शवाद के द्वारा बालक अपने व्यक्तित्व को रंगीन बनाए, और कह रहे हैं व्यक्तित्व का और उसके अंदर सर्वांगीण विकास हो सके दोस्तों। नेक्स्ट है अनेकता में एकता का दर्शन यानी कि अनेकता में एकता मतलब हम जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के देश में विभिन्न प्रकार की जातियां, धर्म, उन सबके प्रति बच्चे के अंदर नैतिक गुणों का विकास हो, चारित्रिक गुणों का विकास हो। जैसे हम कह सकते हैं दोस्तों नैतिक गुणों का विकास, चारित्रिक गुणों का विकास, सामाजिक गुणों का विकास, जिसमें क्या हो दोस्तों कि बच्चा क्या कर सके, अनेकता में एकता ला सके, और कह रहे हैं कि एकता के सूत्र में बंध सके यानी कि आदर्शवाद का कहना है इसका एक उद्देश्य है अनेकता में एकता के दर्शन। तो कह रहे हैं कि बच्चे के अंदर नैतिक गुण, चारित्रिक गुण और सामाजिक गुण जिसमें अनेकता में एकता है, और कह रहे हैं एकता के
सूत्र में बंध सके, सूत्र में बंध सके, जिससे क्या हो दोस्तों, ईश्वर की सत्ता जगत में प्रत्येक प्राणी में संचालन हो, जिसमें क्या हो, ईश्वर की सत्ता जगत में, ईश्वर की सत्ता जगत के सभी प्राणियों में दोस्तों, प्राणियों में संचालन हो सके। तो ये कह रहे हैं कि अनेकता में एकता के दर्शन, आदर्शवाद के द्वारा किसी छात्र में ऐसे विचार और ऐसी योग्यता विकसित करना, इतना सक्षम बनाना है जिसमें बच्चा क्या करे, अनेकता में एकता लाए और कह रहे हैं कि एकता के सूत्र में वह बंध जाए, जिससे ईश्वर की सत्ता के जगत में प्रत्येक प्राणी में संचालन हो और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिकता का विकास हो और आत्मा और विचार को वे सर्वोपरि माने दोस्तों। फिर नेक्स्ट है दोस्तों सभ्यता एवं संस्कृति का विकास, यानी कि आदर्शवाद का कहना है कि आदर्शवाद अपने विचारों को महत्व रखता है, अपने आत्माओं को महत्व रखता है, यहाँ तक कि वह किसी अन्य चीजों से मतलब नहीं रखता है, वह मनुष्य को सर्वोपरि मानता है और सत्यम शिवम सुंदरम के 3 उसके मूल्य तत्व है जिनका वह पालन करता है, इसके नियमों का पालन करता है और सत्यम शिवम सुंदरम को पूरा ब्रह्मांड मानता है जिसने पूरे ब्रह्मांड को रचाया है दोस्तों। तो कह रहे हैं सभ्यता एवं संस्कृति का विकास, यानी कि आदर्शवाद के द्वारा कह रहे हैं किसी छात्र के अंदर सभ्यता एवं संस्कृति का विकास करना, यानी कि हम कह सकते हैं कि संस्कृति क्या है, संस्कृति वातावरण मानव द्वारा स्वरचित है, यानी कि दोस्तों वो कह रहे हैं सभ्यता और संस्कृति से ही हमें क्या मिलती है दोस्तों, सभ्यता मिलती है, यानी कि सभ्यता से ही संस्कृति है और संस्कृति हमारा वातावरण है और वातावरण के द्वारा प्रत्येक छात्र और व्यक्ति का विकास होता है, जिसमें कहा है दोस्तों संस्कृति वातावरण मानव द्वारा स्वरचित वातावरण है। स्वचरित वातावरण है जिसकी रक्षा करना ही आदर्शवाद का उद्देश्य है, वाद का उद्देश्य है। तो दोस्तों कह रहे हैं सभ्यता एवं संस्कृति का विकास, यानी कि छात्र के अंदर अपनी सभ्यता का विकास हो और संस्कृति का विकास हो, जिससे उसके वातावरण में जो उसके द्वारा स्वरचित बनाया हुआ जो वातावरण है और उसकी रक्षा कर सके। तो आदर्शवाद का उद्देश्य है वह अपने संस्कृति और सभ्यता की रक्षा कर सके दोस्तों। नेक्स्ट है वस्तु की अपेक्षा विचारों को महत्व देना, जैसे कि दोस्तों कहा गया है कि आदर्शवाद किसे मानता है, केवल विचारों को सर्वोपरि मानता है, वह ना पदार्थ को मानता है ना ही किसी वस्तु को मानता है। तो उसने कहा है भौतिक जगत में, या हम कह सकते हैं संसार में पदार्थ नाशवान है और विचार अमर है, यानी कि आदर्शवाद ने कहा है कि संसार में जितने भी प्रकार की वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, भौतिक अपने भौतिक व्यक्तिगत जितनी भी जरूरतें हमारी जितनी भी भौतिक बनाई हुई है, प्रकृति बनाई हुई है दोस्तों, तो संसार जगत में जितनी भी पदार्थ वस्तुएं हैं या पदार्थ है अनेक प्रकार की दोस्तों, तो वो कह रहा है वे सब नाशवान है, यानी कि सब नष्ट हो जाएंगी किसी समय पर, लेकिन विचार को उसने अमर कहा है, यानी कि वो कह रहा है कि विचार क्या है, पदार्थ तो नाशवान है यानी कि नष्ट हो जाएगा एक समय में, लेकिन विचार और व्यक्ति कभी नष्ट नहीं होता, यानी कि व्यक्ति की आत्मा कभी नहीं मरती है, शारीरिक रूप से दशा हो जाती है, लेकिन उसने विचारों को क्या माना है, अमर माना है। इसलिए आदर्शवाद का उद्देश्य है वस्तु की अपेक्षा विचारों को महत्व दिया है। उसने क्यों दिया है कि पदार्थ संसार में नाशवान है, संसार में पदार्थ नष्ट हो जाता है, लेकिन मनुष्य का विचार कभी नष्ट नहीं होता, वह अमर रहता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों जड़ प्रकृति की अपेक्षा मनुष्य का महत्व, यानी कि जैसे कि आदर्शवाद ने कहा है कि मनुष्य का महत्व क्यों दिया है उसने, मनुष्य में क्या है, जैसे कि हमने देखा आत्म अनुभूति में शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक, जब ये दोनों चीजें अगर नष्ट हो जाती है, बौद्धिक और आध्यात्मिक, यानी कि किसी का विचार
और आध्यात्मिक मूल्य कभी खत्म नहीं होते, कभी नष्ट नहीं होते, वे हमेशा अमर है। इसलिए इन्होंने कहा है मनुष्य अमर है, इसलिए महत्व दिया है आत्मा अमर है, और इन्होंने कहा है विचार अमर है। और क्यों कहा है? क्योंकि व्यक्ति की बौद्धिक क्रियाएं यानी कि सोचना, समझना, विचार करना, सोचना, समझना, विचार करना, ये सब जन्मजात प्रवृत्ति है, जन्मजात है, जो व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। और मृत्यु होने के बाद उसने क्या कहा है कि आत्मा अमर है, विचार अमर है। ना तो कभी आत्मा मरती है और ना ही विचार मरता है। इसलिए उसने कहा है कि जड़ प्रकृति की अपेक्षा उसने मनुष्य को महत्व दिया है। दोस्तों, तो आदर्शवाद का उद्देश्य है कि मनुष्य के बच्चे के अंदर हमें ऐसे विकास करना है, ऐसे कौशलों का विकास करना है जिसमें क्या है कि जड़ प्रकृति की अपेक्षा वह अपने आत्मा को सर्वोपरि माने और अपने विचारों को सर्वोपरि माने। यानी कि ना तो वह वस्तु की अपेक्षा करे और क्या कह रहे हैं कि जड़ की यानी कि प्रकृति जितनी चीजें उनको भी उसने सर्वोपरि नहीं माना है। आदर्शवाद में दोस्तों ध्यान रखना है, उसके 3 मूल्य तत्व है। कौन से हैं दोस्तों? सत्यम, शिवम, सुंदरम। और क्या आध्यात्मिक पक्षों को बल देता है और ब्रह्मांड की रचना वह कहता है कि सत्यम, शिवम, सुंदरम द्वारा दुही है। दोस्तों, तो ये थे आइडियलिस्ट के उद्देश्य, यानी कि आदर्शवाद के ये कुछ निम्नलिखित उद्देश्य थे। दोस्तों, अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया या आपका कोई डाउट है, कुछ गलत लग रहा है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रकृतिवाद क्या है, प्रकृतिवाद के अर्थ और परिभाषा को मानेंगे। दोस्तों, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, थैंक यू सो मच।